गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम आप लोगों को आहार नाल बताएंगे, आहार नाल के भाग बताएंगे और ये बताएंगे आप लोगों की इनके कितने कितने भाग होते हैं। आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जीएस विद वैभव चंद्रा को, और हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आइए हम आहार नाल पहले जान लेते क्या होता है। आहार नाल जिनमें भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है, भोजन का अवशोषण होता है और भोजन का पचे हुए अवशिष्ट पदार्थों का शरीर से उत्सर्जन होता है। तो हम लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि पाचन क्या होता है। पाचन यानी जटिल खाद्य पदार्थों को उसके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया को हम पाचन कहते हैं। और ये बताया था कि पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, मुख गुहा मुख से आपका वो पाचन स्टार्ट होता है और छोटी आंत में पूर्ण से पाचन होता है। प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से। मुख में भोजन को रखते हैं और ग्रसनी, इसको इंग्लिश में हम लोग फैरिंग्स कहते हैं, ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी से होकर भोजन हमारे आहार नाल में, आहार नाल से फिर आमाशय में जाता है। अब कितने बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि आमाशय में कितने भाग होते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, आहार नाल के 3 भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है वो फंडस होता है या फंडिक कहते हैं। यहाँ से भोजन आमाशय में प्रवेश करता है। ग्रास नली से भोजन हमारे आमाशय में प्रवेश करता है फंडस में। इसके बाद बॉडी को कार्डियक भी कहते हैं और तीसरा भाग होता है पाइलोरिक रीजन। तो आमाशय के 3 भाग होते हैं। पहला होता है फंडस, दूसरा का होता है बॉडी या कार्डियक, तीसरा का होता है हमारा पाइलोरिक। इसी पाइलोरिक में आपके जठर रस का स्रावण होता है, जिनमें 2 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। जठर रस में 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं पेप्सिन और दूसरा का होता है रेनिन। रेनिन हम लास्ट वीडियो में आपको बताए थे कि यह इसका उत्सर्जन सेक्रेशन जो होता है वह 1 से 5 वर्ष के बच्चों तक इसका सेक्रेशन होता है, जो कि दूध का पाचन करता है। रेनिन एंजाइम्स जो कि दूध में उपस्थित जो प्रोटीन होते हैं केसिन, उसको पचाता है और पचाने का कार्य करता है कैल्शियम पैराऑक्सीनेट। कैल्शियम पैराऑक्सीनेट दूध को फाड़ देता है और दूध का पाचन करता है। और पेप्सिन जो कि प्रोटीन्स को अर्थात प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में तोड़ता है, वो होता है पेप्सिन। इनमें आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। पहला आप लोग दिमाग में रखे रहिएगा कि आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है और वसा का पाचन होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। इसके बाद हम बताएंगे ये जो भाग है आमाशय के बाद, ये छोटी आंत होता है, ये छोटी आंत का भाग है। तो छोटी आंत यानी क्षुद्रांत, हिंदी में छोटी आंत को क्षुद्रांत भी कहते हैं, इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन और हिंदी में क्षुद्रांत। तो छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला का होता है ड्यूडेनम, दूसरा का होता है जेजुनम और थर्ड होता है इलियम। छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन? डेडुनम, ये डेडुनम है जो सी आकार की आकृति बनती है, दूसरा का होता है जेजुनम और तीसरा का होता है इलियम। तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है और अवशोषण होता है। पचे हुए जो भोजन है उनका अवशोषण भी छोटी ही आंत में होता है। और अवशोषण किस प्रकार से होता है? तो दोस्तों, छोटी आंत में एक अंगुली, छोटी आंत की स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे ये छोटी आंत है, तो छोटी आंत में अंगुली के समान एक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग गिलाई कहते हैं।
इस स्ट्रक्चर को हम लोग विलाई कहते हैं। ये छोटी आंत का स्ट्रक्चर है, इस प्रकार छोटी आंत होती हैं। छोटी आंत के जो आंतरिक संरचना होती है उनमें अंगुली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं और इन्हीं संरचनाओं में विलाई में ही रक्त केशिकाएं होती हैं जो पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है। और जो अंगुली की संरचना है, स्ट्रक्चर है विशेष प्रकार की, इस संरचना को हम लोग कहते हैं विलाई। इसी माध्यम से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है और जो अवशिष्ट भोजन होते हैं, जो पचने के बाद जो अवशेष बचते हैं वह हमारा जाता है, ये अवशिष्ट यानी अनपचे भोजन होते हैं। अपचे भोजन यह बड़ी आंत में प्रवेश करता है, बड़ी आंत के सीकम में। अब बड़ी आंत की बात करते हैं। बड़ी आंत को बृहदांत्र कहते हैं। हिंदी में बड़ी आंत को बृहदांत्र भी कहा जाता है, इंग्लिश में लार्ज इंटेस्टाइन। इसके भी 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है सीकम और दूसरा भाग होता है कोलन और तीसरा भाग होता है रेक्टम। पहला भाग होता है सीकम, दूसरे के भाग को हम कहते हैं कोलन और दूसरे का भाग होता है आपका रेक्टम। अब देखिए, जो छोटी आंत बड़ी आंत में खुलता है, ओपन होता है, उसी भाग को हम लोग कहते हैं सीकम। और सीकम के पास अपेंडिक्स होता है, ये अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स क्या है? एक समय था कि अपेंडिक्स का उपयोग मानव करता था। अपेंडिक्स में ही सेल्यूलोज का पाचन होता था, लेकिन अब मानव सेल्यूलोज का पाचन नहीं करता है, अर्थात मानव में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। इस प्रकार से यह एक अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग हो गया है। इसका पाचन, इसका कोई मानव में वर्तमान समय में कोई उपयोग नहीं है। इस कारण से हम इसे अपेंडिक्स को एक अवशेषी अंग कहते हैं। जानवरों में अपेंडिक्स का कार्य होता है, उनमें सेल्यूलोज का पाचन होता है। इसके बाद भोजन में जो उपस्थित जल और खनिज लवण होते हैं, जल और खनिज लवणों का अवशोषण जो होता है वो बड़ी आंत में होता है। पहला भाग होता है सीकम और दूसरे के बाद कोलन। कोलन में क्या होता है कि भोजन जो अवशिष्ट है, जैसे कि अभी मल जो है ठोस रूप नहीं लिया हुआ है, ये मल अभी इसमें लिक्विड रूप में है, अर्थात इसमें जल की मात्रा और खनिज लवण की मात्रा ज़्यादा होती है। और इसमें भी विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं। उन संरचनाओं के द्वारा, उन संरचनाओं के माध्यम से ही भोजन में जो अवशिष्ट भोजन है उनमें उपस्थित जल और खनिज लवणों का अवशोषण कर लिया जाता है। और रेक्टम तक, मलाशय तक पहुँचते पहुँचते जो मल जो लिक्विड फॉर्म में है या द्रव अवस्था में है, मलाशय तक आते आते ठोस रूप ले लेता है। इस भाग तक आते आते मल जो है वो ठोस रूप ले लेता है और 4-5 घंटे या मैक्सिमम 10 घंटे 12 घंटे जो भी समय लगता है इसमें स्टोर होता है। और जब इसमें मलाशय अधिक हो जाता है तो यह रेक्टम यानी मलाशय की दीवार पर दबाव डालता है। जब मलाशय की दीवार पर दबाव डालता है तो आपको इसको उत्सर्जन करने का आभास होता है और कुछ समय बाद हम मल को गुदा द्वार द्वारा, ये एनस या गुदा है, इस गुदा द्वार द्वारा हम मल को शरीर से बाहर त्याग देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आहार नाल। आहार नाल के निम्न भाग होते हैं। पहला होता है ग्रसनी, दूसरा का होता है ग्रासनली, तीसरा का होता है आमाशय। इसके बाद होता है छोटी आंत, बड़ी आंत और पुनः शरीर से जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब भोजन पचता कैसे है इसको हम लास्ट वीडियो में हम बता दिए थे आपको। अब हम बात करेंगे कि छोटी आंत और बड़ी आंत, इसको हम आपको बता दिए। अब कितने बच्चों को ये समस्या रहती है कि सर एंजाइम और हार्मोन्स दोनों एक ही है या अलग अलग है? तो यहाँ पर मैं बता दूं कि एंजाइम और हार्मोन्स दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। यह एंजाइम जो होता है यह पाचक रस होता है,
यानी भोजन को पचाने में एंजाइम की भूमिका होती है, हार्मोन्स की भूमिका नहीं होती है। यह एंजाइम बाह्य स्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होती है। बाह्य स्रावी एंजाइम बाह्य स्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होती है। अब हम आपको बताएंगे बाह्य स्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं। बाह्य स्रावी ग्रंथि उसे कहते हैं जो कि रसायन का निर्माण करता है और एक नलिका के द्वारा विशेष स्थानों पर उसका उत्सर्जन होता है। जैसे मुख में लार ग्रंथियाँ होती हैं और लार ग्रंथियों में नलिका होती है। लार ग्रंथियाँ होती हैं और लार ग्रंथियों में नलिका होती हैं और वो नलिकाओं के माध्यम से हमारे मुख गुहा में एंजाइम का सेक्रेशन होता है। तो तीन जोड़ी लार ग्रंथियाँ हमारे मुंह में पाई जाती हैं, लिंगुअल, सबलिंगुअल और मैंडिबल। लिंगुअल्स, सबलिंगुअल्स और मैंडिबल्स, ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ हमारे मुंह में पाई जाती हैं, जिनसे कि टाइलिन्स या एमाइलेज एंजाइम का सेक्रेशन होता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है मुख में। इसके बाद अमाशय में जाता है। अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, आपका प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। इसके बाद इसमें हम आपको बताए थे लास्ट वीडियो में कि इसमें इसकी जो अमाशय की दीवार होती है या आमाशयी दीवार या भित्ति कोशिकाएं, जिसे हम लोग आग्जेंटिक कोशिकाएं कहते हैं, इन्हीं आग्जेंटिक कोशिकाओं के माध्यम से ही HCl का स्रावन होता है। HCl का स्रावन होता है। अब HCl करता क्या है कि भोजन में जो भोजन के साथ हम भोजन किए हैं और उस भोजन के साथ कुछ बैक्टीरिया या छोटे छोटे जो माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो हमारे भोजन के साथ अमाशय में चले जाते हैं भोजन के साथ। तो उन बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य करता है हमारा HCl। पहला कार्य होता है और दूसरा कार्य होता है भोजन को सड़ने से बचाता है। इसके बाद भोजन अम्लीय फॉर्म हो जाता है और भोजन का कायम भी आमाशय ही बनता है। भोजन फिर हमारे छोटी आंत में प्रवेश करता है, यह अम्लीय फॉर्म में होता है। मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को इसके विषय में बता दिए थे कि यकृत से पित्त रस का निर्माण होता है और पित्ताशय में जाकर स्टोर होता है, और यह पित्ताशय में स्टोर होता है और धीरे धीरे या जितनी मात्रा उसको चाहिए वह भोजन के साथ मिक्स होता रहता है और भोजन को अम्लीय माध्यम से उदासीन माध्यम ले आता है। इसके बाद पैंक्रियाज होता है। इस पैंक्रियाज को हम लोग मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि क्यों? हम तो सर एक बाह्यस्रावी ग्रंथि पढ़े हैं और एक हार्मोन्स को हम लोग अंतःस्रावी। तो हमारे शरीर में ये एक ऐसी संरचना होती है अग्नाशय जो कि बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है और अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। बाह्यस्रावी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे एंजाइम का भी सेक्रेशन होता है, जिसे हम लोग अग्नाशयी रस कहते हैं। वह अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन्स, एमाइलेक्सिन्स जैसे एंजाइम का सेक्रेशन होता है और भोजन के साथ में मिलता है और भोजन को पचाने में सहायक होता है। तो यह बाह्यस्रावी ग्रंथि हो गई और इसको अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अग्नाशय में अल्फा, बीटा और गामा कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनसे कि हार्मोन्स का स्राव होता है। हार्मोन्स अब किसे कहते हैं? यह भी एक रसायन होता है जिनका सिक्रेशन में किसी विशेष नलिका की आवश्यकता नहीं होती है। इनका सेक्रेशन डायरेक्ट रक्त में होता है। हार्मोन्स का सेक्रेशन डायरेक्ट रक्त में होता है और यह रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में कार्य करता है। हार्मोन्स का कार्य पूरे शरीर में होता है, किसी विशेष अंग पर नहीं होता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं अंतःस्रावी। ध्यान देना, यहाँ अंतःस्रावी है और बाह्यस्रावी। बाह्यस्रावी में क्या होता है? नलिका होती है और अंतःस्रावी में नलिका विहीन होती है। बाह्यस्रावी में नलिका होती है
क्योंकि यह नलिके के माध्यम से एक विशेष अंग पर जाता है और अपने कार्य को करता है। जबकि अंतःस्रावी में नलिका नहीं होती है, इनमें किसी नलिका की आवश्यकता नहीं होती है। यह हार्मोन्स, अंतःस्रावी से हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है और यह डायरेक्ट किस में मिल जाता है, रक्त में। रक्त में मिलने के बाद यह पूरे शरीर में एक समान रूप से कार्य करता है। तो ये दोस्तों होता है हमारा आहार नाल। और आप बताइएगा कि आपको इसमें कौन सा चीज़ समझ में नहीं आया है, तो मैं फिर से उसको कोशिश करूँगा कि आपको और भी सिंपल लैंग्वेज में और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें कि हमारे इस वीडियो में आपको कैसा वीडियो लगा। तो आज के लिए हम सेशन यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।